So once again, good evening everyone. Welcome to class and this is your last class of this paper, Contemporary India and Education. ठीक है? And here we complete 3 questions today. The first question in vocationalization at secondary level and also explain merit and demerits. ठीक है? इसका needs and implications बोलो and merit demerits बोलो. मैक्सिमम टाइम पे आपको कंफ्यूज करने के लिए डीमेरिट्स लिखा जाता है, बट वोकेशनलाइजेशन का डीमेरिट्स इतना हो सकता है कि रिकमेंडेशंस आर नॉट वर्कड प्रॉपरली, इतना लिख सकते हो. रिकमेंडेशंस आर नॉट वर्क प्रॉपरली, जो भी रिकमेंडेशंस आपने दिए, सजेशंस आपने दिए, वो अच्छे से काम नहीं किया. अदरवाइज इसके कोई भी डिमेरिट्स खास है नहीं, क्योंकि वोकेशनलाइजेशन से प्रॉफिट यही होता है कि बच्चों का अर्निंग मिलता है एंड वो प्रोफेशनलिज्म में जाते हैं. दे आर बिकम ए प्रोफेशनल और स्किलफुल वर्कर्स एंड दे गेन अर्निंग, दे गेट अर्निंग और दे गेट many more money for their family or for their educational support. So ऐसे करके वोकेशनल को हम लोग पॉजिटिविटी में ही देखेंगे. ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन दोगे, पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है वो समझो. इंट्रोडक्शन देना है. ठीक है, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा भाष दोगे क्योंकि इट्स ए वेरी शॉर्ट टॉपिक, सो दैट इसका थोड़ा सा भाष देना. बुक में क्या है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ दिया गया है, तो आप चाहो तो एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, बहुत ही भांजा गया है, सो आप चाहो तो वैसे लिख सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग पॉइंट्स होने चाहिए अच्छे अच्छे. सो यहाँ पे मीनिंग है, थोड़ा सा मीनिंग लिखा एंड उसके बाद डेफिनेशन दिया कोठारी कमीशन का, देन कंसेप्ट ऑफ वोकेशनलाइजेशन एंड उसके अंदर एक पॉइंट आया नीड्स. नीड्स में ये पॉइंट्स आएगा 1 2 3 4 करके आपको पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्टिव्स ट्रैक है एंड उसके बाद कॉजेस ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ वोकेशनलाइजेशन, क्यों वोकेशनलाइजेशन हो नहीं पा रहा है, या फिर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हिंड्रेंसेस है, या फिर क्या ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो कि रोक रहे हैं या बाधा बन रहे हैं वोकेशनलाइजेशन के प्रोग्रेस में. ठीक है, उसको लिखना है. देन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कॉमन पार्ट. ये कॉमन पार्ट क्यों लिखा गया है ना, ये कॉमन पार्ट को ऐसे लिखा गया है कि जो कि आप ग्लोबलाइजेशन में, मॉडर्नाइजेशन में, दोनों में यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि विदाउट वोकेशनलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, अदरवाइज मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हो सकता. तो वोकेशनलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वोकेशनलाइजेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो रिकमेंडेशंस आपको जहाँ से, जो कमिटी से स्टार्ट हुए हैं वोकेशनलाइजेशन, उस कमिटी से लिखना है. ठीक है, सो डिस्पैच, हंटर कमीशंस, देन हार्टॉग कमीशन, एक्चुअली हार्टॉग कमेटी है, हार्टॉग कमीशंस भी लिखोगे चलेगा, बट हार्टॉग कमेटी ज़्यादा बेटर है, सुटेबल है. सार्जेंट रिपोर्ट, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, NP 1986 एंड 1992 एंड राममूर्ति कमेटी, मेरिट्स और कंक्लूजन. इतना आपको लिखना है वोकेशनलाइजेशन के पॉइंट पे. अब चीज़ ये आता है कि मैम और क्यों हमने पॉइंट्स नहीं डाला. आप यहाँ पे कौन से पॉइंट्स डालोगे रिकमेंडेशंस में वो भी समझो. आपको पॉइंट्स डालना है रिलेटेड टू वोकेशनलाइजेशन पॉइंट, जो कि सेकेंडरी लेवल में होता है. एकेडमिक एंड टेक्निकल जो भी एजुकेशन हैं, स्किल्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम से उस तक में लिखना है. आपको डिटेलली नहीं लिखना है कि इतने इंस्टीट्यूशंस चाहिए, इतना हमें बेंच चाहिए, इतनी बुक्स चाहिए, ये नहीं लिखना है. वोकेशनलाइजेशन का कहाँ कहाँ जिक्र किया गया है या फिर बोला गया है और एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी इंपॉर्टेंस को, वो लिखना है. ठीक है, एम आई ऑडिबल टू यू. सो जब हम नीड करते हैं ना कि हमारे मार्क्स ना कटे एंड हमें इफेक्टिव वे से लिखना पड़ता है, तो बेस्ट आंसर हमें देना पड़ता है. ठीक है, तो उस बेस्ट आंसर को निकालने के लिए आपको मैंने ये पॉइंट्स दिया. आप चाहो तो इसको और मॉडिफाई करके भी बना सकते हो खुद के ओन नोट्स. ठीक है, जो आपको और ईजी लगे. मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिखवाया है जो कि सबके लिए हो, बट आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट. सो इन इंडिया, acquisition of work related skill by adolescents and youth takes place through formal and informal ways. हमारे भारत में, अच्छे से मैं समझा रही हूँ, हिंदी बच्चे इसी को ही ट्रांसलेट कर लोगे तो भी चलेगा और हिंदी नोट्स मैं दे दूँगी. ठीक है, हिंदी में भी मैं दे दूँगी, आपको मॉडिफाई क्या करना है बस समझो. यही सेम मीनिंग में लिखा गया. क्या है, इन इंडिया, हमारे भारत में, एक्विजिशन ऑफ वर्क, काम को सीखना, एक्विजिशन बोला गया, एक्वायर बोला गया, एक्विजिशन ऑफ वर्क और वर्क रिलेटेड स्किल, जो काम सीखने के लिए जो कौशल सीखना पहले पड़ता है ना, मतलब काम सीखना मतलब क्या है, कौशल सीखना, विद्या सीखना. जैसे आप टीचिंग के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो कि किस टाइप का पढ़ाना है, कौन से टाइप में हम लोग ज़्यादा इफेक्टिव वे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सीखते हैं. वैसे ही वर्क रिलेटेड जो स्किल्स हैं वो कौन लेंगे, एडोलेसेंट्स लेंगे, जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, जो एज ग्रुप में हैं वो लेंगे, एंड यूथ लेंगे. ठीक है, जो युवा हैं वो लेंगे.
ये कौन से दो वेज में हो सकता है? ये पॉसिबल है दो वेज में, दैट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है? जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस होता है, पर्टिकुलर कोई कार्य मतलब कार्यक्रम होता है या फिर पाठ्यक्रम होता है, उसके बेसिस पे। मतलब आपका जो भी हो गया स्कूल, स्कूल में क्या है, उसका नीति नियम होता है, और वो नियम किसने बनाया है? गवर्नमेंट ने बनाया, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये बनाता है। एंड उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को आना फिक्स रहता है, पढ़ना फिक्स रहता है, उसी के अकॉर्डिंग एक टाइम पे ही सबको एग्जाम देना रहता है। तो ये फिक्स चीज़ है, तो उसको फॉर्मल एजुकेशन टाइप बोलते हैं। इनफॉर्मल क्या है? जैसे कि आप लोग डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन में हो, या फिर आप कोई ऐसे स्कूल्स में हो जहाँ पे कोई नीति नियम ना हो, या फिर कोई भी रूल ऐसा फिक्स ना हो, आपको बाउंड ना किया जाए, ठीक है, बट सेम आउटकम चाहिए, रिजल्ट इज सेम, आउटकम इज सेम, बट आपको बाउंड ना किया जाए, तो वो इनफॉर्मल है। तो दो वे से आप सीख सकते हैं, एक होता है फॉर्मल वेज, दूसरा होता है इनफॉर्मल वेज। द फॉर्मल स्ट्रक्चर इंक्लूड, देखो फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या क्या रहता है। द फॉर्मल स्ट्रक्चर इंक्लूड वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन स्कूल्स एट सेकेंडरी स्टेज। तो बच्चे को कहाँ पे अब सेकेंडरी स्टेज पे क्या दोगे? ट्रेनिंग दोगे। सेकेंडरी स्टेज मतलब क्लास 9, 10, 11, 12, क्लास 9, 10, 11, 12, ठीक है। एंड इस स्टेज में फॉर्मल स्ट्रक्चर में वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। वोकेशनल मतलब अर्निंग के लिए ट्रेनिंग देना। अभी प्रोफेशनलिज्म ग्रोथ किसको बोलते हैं? प्रोफेशनलिज्म, आप बाय प्रोफेशन जिसको चूज़ किए हो उसमें अगर ट्रेंड होते हो, एंड आफ्टर दैट यू यूटिलाइज दिस ट्रेनिंग पोर्शन और ट्रेनिंग जो भी आपने सीखा, ट्रेनिंग स्किल इन डिफरेंट फील्ड, अगर उसी को आपने यूज़ किया तो वो हो गया आपका वोकेशनल एजुकेशन। जैसे एक कारपेंटर क्या करता है, पहले कारपेंटरी सीखेगा, उसके बाद ही उस काम में आएगा। एक टीचर टीचिंग सीखेगा फिर आ सकता है। वैसे ही एक कुक जो भी शेफ होते हैं, वो भी पहले क्या करते हैं, वो सीखते हैं फिर उसके बाद आएंगे। तो ये होता है उसका प्रोसेस। मैंने आपको वोकेशनल एजुकेशन बोला, जो कि ऑलरेडी आपने लर्न किया था कहाँ पे? वर्धा स्कीम में सुना हुआ था कि वर्धा स्कीम में बताया गया है कितने वेराइटीज़ के, बच्चा चाहे तो गार्डनिंग सीख सकता है, कारपेंट्री, पोटरी एंड मिट्टी का काम जो होते हैं, कुम्हार वाले जो काम करते हैं वो कर सकता है, और झाड़ूदार बन सकता है, जो काम उसको आता है, जो जैसा काम हो उसका ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद वो करेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी स्टेज से ही स्टार्ट होता है और पोस्ट सेकेंडरी स्टेज में होता है। सेकेंडरी स्टेज के बाद टेक्निकल ट्रेनिंग, आजकल का टेक्निकल ट्रेनिंग क्या है? जस्ट लाइक ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, वो सब। सो टेक्निकल ट्रेनिंग इन स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस सच एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूट्स एंड हायर टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। देखो अगर स्पेसिफिकली देखो या स्पेशल वेज में देखो कि ITI करने के लिए नॉर्मल स्कूल्स के साथ ये नहीं होता, उसके लिए एक अलग का इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो सीख सकेगा। 1 और 2 इयर्स का वो कोर्स रहेगा एंड उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ है कि इसके लिए स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड हायर टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। ये आपका रह गया इंट्रो में इतना पोर्शन। मीनिंग में आओ, वोकेशनल एजुकेशन बोलता क्या है? वोकेशनल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। केंद्रीय सरकार ने इसको जारी किया है कि इससे क्या होगा ना, डेवलपमेंट होगा, हमारे फंड्स बढ़ेंगे। एजुकेशनल जो फंड्स चाहिए ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें हर चीज़ पे क्या करना पड़ता है आज के टाइम पे? टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो फिर से जमा होता है एंड फिर उसके बाद यूटिलाइज होता है। तो वही चीज़ है। तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या फिर बोल सकते हो केंद्रीय सरकार द्वारा जारी है ऐसा स्कीम है। एंड प्रोवाइड्स डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब वेराइटीज़, ठीक है। आपको क्या समझना है? डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या है? वेराइटीज़ है, वेराइटीज़ ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ सो एज टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट। क्या बढ़ाने के लिए? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए। हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों ट्रेनिंग ले रहे हैं? ताकि हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकें। जो हम बेरोज़गार हैं ना, उसमें हमें कुछ बेनिफिट्स मिले और हम भी इनकम करना शुरू करें। अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट तक का हमारा सफ़र शुरू हो, ठीक है। तो ये मीनिंग हमें समझ आ गया। अब डेफिनेशन देखो, जिस तरह से लिखा गया है इसी स्टाइल में आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, पेपर में, ठीक है। मैं आज आपको एक अनऑफिशियली है बट एक कॉपी दिखवाऊंगी, ठीक है, जो कुरुक्षेत्र के कॉपीज़ में से एक है। सो वो कैसे लिखे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। वो एग्जाम्पल जैसा मान सकते हो, उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। किस स्टाइल में लिखा जाता है वो मैं बताऊँगी आपको। सो अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, ठीक है, क्लास के बाद मुझे याद दिलवाना, मैं दिखाऊंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन,
कोठारी कमीशन के हिसाब से क्या है, डिस्पाइट रिपीटेड लिटरेचर एजुकेशन, ये जो बार बार हम दोहराते हैं ना, रिपीटेडली लिटरेचर एजुकेशन में जाता है, बट उस लिटरेचर एजुकेशन को कितना रिमेंबर रखते हो और कितना उसको यूटिलाइज करते हो, नहीं होता। मे बी 5-10% यूटिलाइज होता होगा, बट 70% 80% तो यूटिलाइज ही नहीं होता, 85% यूटिलाइज ही नहीं होता। सो उससे छोड़ के वोकेशनल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल मतलब क्लास 9-10 में, एंड इट इज़ द लास्ट चॉइस ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। ये सबका लास्ट चॉइस है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का दोनों का ही ये लास्ट चॉइस है, ठीक है। अब चलो कंसेप्ट में, आपको पहले भी बोला था कि कंसेप्ट में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कंसेप्ट में आपके एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, कंसेप्ट में आपके नीड्स हो सकते हैं, कंसेप्ट में आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, इतने पॉइंट्स हो सकते हैं, स्कोप भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी कंसेप्ट फॉर वोकेशनलाइजेशन क्या है, इसका कंसेप्ट, इसका हमें पॉइंट्स बताने, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो नीड देखो, एक एक पॉइंट पे दे रही हूँ, आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन कर दोगे तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट, फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ठीक है, हमारा अर्थनीति का विकास करने के लिए हमें वोकेशनल एजुकेशन चाहिए। आप बताओ, आप में से बहुत लोग होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो प्राइवेट में ही हो बट कर रहे हो, तो ये क्या बेनिफिट कर रहा है ना, आपको जो अर्निंग इशू हो रहा था तो उसको वो सोल्यूशन दे रहा है और आप उससे पैसे लेके कोई भी काम में हेल्प कर सकते हो। दैट मीन्स आपने अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया, ठीक है। सो वोकेशनल एजुकेशन कुछ सीखा था इसलिए उसका यूटिलाइज करके आपने क्या किया, अर्निंग किया। सो ये किस लिए हेल्प कर रहा है ना, फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियस है, आप अगर ऐसा नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो मूव करते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट के तब, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओनली गवर्नमेंट जॉब ही मिल जाए, आपको कोई भी टाइप का जॉब मिले जिससे आपको अर्निंग मिलता हो, वो अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट को आपको ले जा रहा है, ठीक है। आप और बेरोजगार नहीं रहेंगे, इतना ही हुआ। सो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्या है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो, आपके अंदर आपको बोला जाए यहाँ से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट होगा, इसके बाद तुम अर्निंग कर सकते हो, तो ऑब्वियस है आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी काम सीखोगे, आपके एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट होगा, आप जो विकास बोलते हो ना, एबिलिटीज़, आपका गुणों का विकास होगा जिससे आप काम कर सकते हो। और क्या होगा, आपका टैलेंट में भी डेवलपमेंट होगा, टैलेंट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इट प्रोमोट्स सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप काम करते हो बट उसमें अगर सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो आपको अर्निंग करके भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। तो आपको आपके काम आपके इंटरेस्ट से आपको दिया जाए एंड आप वो काम करो तो आप सक्सेसफुल भी रहोगे एंड आपको सेटिस्फैक्शन भी रहेगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मोरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ये दोनों टाइप के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। मोरल भी, कल्चरल भी, मतलब आप अपने पढ़ाई कर रहे हो, वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ अपने कल्चर को भी आगे लेके जाओगे, कला संस्कृति को आगे लेके जाओगे, और मोरल नैतिक विचार भी करोगे, अच्छा बुरे के अंदर डिफरेंस ला के, गुड और बैड के अंदर। नेक्स्ट, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी। देखो, ये आपको और क्या देता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपका जो बुद्धिमत्ता का विकास, ठीक है, बौद्धिक विकास वो होता है, पर्सनालिटी व्यक्तित्व का विकास भी होता है। मेकिंग एजुकेशनल प्रोसेस मीनिंगफुल, आपका एजुकेशनल प्रोसेस को ये क्या बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है, ठीक है। आप क्यों एजुकेशन को ले रहे हो या फिर उसमें क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि इससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, आप नॉलेजेबल बनेंगे, आपके लाइफ को आप बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकोगे, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ होगा, एंड आप खुद को जिस 0 से स्टार्ट किए थे उससे आप 100 तक ले जा सकोगे। तो ये मीनिंगफुल है, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। फिर क्या है, इसमें ना 3 पॉइंट जुड़े रहते हैं, एक्चुअली एजुकेशन का नाम बोला गया ना, तो ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, ये भी एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जहाँ पे टीचर इंपॉर्टेंट हेड में प्रेजेंट है, टीचर एक हेड में टीचर है, एक हेड में स्टूडेंट है, एक में क्या है, करिकुलम, जो कि ये दोनों को कनेक्ट करता है। तो इसका डायग्राम इसलिए ऐसा है, और कनेक्शंस हैं तो एंगल कोई भी तरफ हो सकता है, और ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, ठीक है। ट्राइपोलर प्रोसेस है मतलब 3 रास्ते से ये एक साथ मिला हुआ है, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट पे आया, फॉर मेकिंग सेकेंडरी एजुकेशन ये सेल्फ सफिशिएंट कोर्स, इसका मेन मोटो और क्या है ना, ये सेकेंडरी एजुकेशन को सेल्फ सफिशिएंट कोर्स बना रहा है कि +2 और क्लास 9-10 ये इम्पॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियस है आपको जॉब मिल सकता है, छोटा मोटा होने से भी जॉब मिलता है। जस्ट लाइक ITI करने के बाद एक बच्चा कभी खाली नहीं बैठेगा, वहाँ उसको कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगा, डिप्लोमा करने के बाद भी मिल जाएगा, इंजीनियरिंग के बाद भी मिल जाएगा। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, और या फिर छोटे छोटे जो आप स्किल्स सीख रहे हो उससे भी आप कुछ ना कुछ अर्निंग कर लोगे, मे बी वो अमाउंट कम हो बट आप अर्निंग जरूर करोगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये क्या बताता है, आपको सेल्फ सफिशिएंट बना रहा है, मतलब आप खुद में ही काबिल हो एंड आप कर सकते हो। ये ऐसा कोर्स है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है समझो, उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य है, पहला क्या, सोशल एबिलिटी, समाज में मतलब अवेलेबल रहना, ऑलवेज प्रेजेंट रहना और उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एनहांसमेंट ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटीज़। अभी सोशल अवेलेबिलिटी के बाद अपॉर्चुनिटीज़ को, मौके को बढ़ाना, जो भी बोलते हैं ना मौका मिलता है तो ये करते, तो वो मौका बढ़ाना, ठीक है। हमने समाज में मौका बढ़ा दिया। अभी रूरल डेवलपमेंट, हमें क्या विकास करना है, गांव का विकास करना है, दैट इज़ द रूरल डेवलपमेंट। यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, एक टाइम था जब हम प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करना चाहते थे, बट नाउअडेज प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन को भी क्लास 9, 10, 11, 12 में हमने कंपलसरी किया हुआ है। सो जैसे कि हर एक बच्चे को वो एक्सेस हो, उसको उतना पढ़ाई मिले और क्लास 9 से वो 12 तक अच्छे से पढ़े उस सब्जेक्ट्स में, इसलिए देखना भी पड़ेगा। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, हम लोगों को जॉब दे रहे हैं, काम दे पा रहे हैं इसके वजह से, तो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। रेस्पेक्ट फॉर लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं, रेस्पेक्ट फॉर लेबर बोल सकते हो। मैंने पहले भी बोला है कि आप जो काम करते हो वो छोटा हो बड़ा हो, बट उस पर्सन को इंसान जैसा देखो एंड इक्वली ट्रीट करो। अगर उसको आप छोटा समझोगे खुद से एंड कम पैसा इनकम करता है, छोटा सोचोगे, तो आपका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सो दैट हर एक पर्सन अपने काम के लिए रेस्पेक्ट नीड करता है, तो उसके लेबर का रेस्पेक्ट दो, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, ये पॉसिबल होता है वोकेशनलाइजेशन के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन मिल जाते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए। अभी देखो कॉजेस ऑफ स्लो प्रोग्रेस, क्यों हमारा वोकेशनलाइजेशन में प्रोग्रेस जो है वो इतना धीमा चल रहा है, ठीक है। नंबर 1, डिफरेंस इन टीचर्स ट्रेनिंग। देखो एक बच्चा पढ़ के आएगा, ऑब्वियस है यूनिवर्सिटी से एक बच्चा पढ़ेगा ओनली डिस्टेंस मोड से, खुद के मेहनत से, ठीक है। दोनों के अंदर ऑब्वियस डिफरेंस मिलेगा, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, यहाँ पे आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये आपका स्लो प्रोग्रेस रहेगा। इसलिए ये एक रीज़न है कि डिफरेंस इन टीचर्स ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ स्पेशल टीचर्स, स्कूल में स्पेशल टीचर्स का कमी बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज टुडेज जनरेशन इज़ अंडर इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट मीन्स वो इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करता है, जहाँ पे सारे टाइप्स के बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ते हैं, वो चाहे डिसेबल्ड हो और नॉन डिसेबल्ड हो। सो ये दोनों टाइप के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो हमें क्या चाहिए, इन बच्चों के लिए नॉर्मल टीचर के साथ साथ स्पेशल टीचर्स चाहिए, जो कि इनके प्रॉब्लम्स को सपोर्ट कर सके या सॉल्व कर सके। बट यहाँ पे उसी चीज़ में कमी आया, इसलिए वोकेशनलाइजेशन उस प्लेस में अधूरा रह गया, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, देखो 3 गवर्नमेंट अगर एक साथ काम ना करे देन कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो 3 गवर्नमेंट जो है, दैट इज़ अ लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों मिल के काम करेंगे, ठीक है। अगर सपोज थिंक कर लो कि लोकल गवर्नमेंट ने 5% अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट देगा 15%, और बाकी का जो 80% कंट्रीब्यूशन है ना, वो आपका देगा केंद्रीय सरकार। समझ आए। लैक ऑफ क्या लैकिंग हुआ, लैक ऑफ इकोनॉमिकल रिसोर्सेस। अभी देखो जो बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, सारे बच्चों को जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, इसमें इकोनॉमिकल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी रिसोर्सेस कमी रहता है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लैक ऑफ कॉन्टैक्ट का कमी होने से भी होता है। एंड लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स, अभी टेक्निकल स्किल्स सीखना है बट टेक्निकल एक्सपर्ट्स अगर नहीं हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उतना यंत्र नहीं है, जो भी यंत्र होना चाहिए थे वो नहीं है, तो किसके साथ काम सीखोगे और कैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग करोगे या फिर डायरेक्टली कुछ करके सीखोगे, ये पॉसिबल नहीं होता। नो अपलिफ्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में बहुत कुछ था इसके अकॉर्डिंग फील्ड्स, बट वोकेशनल एजुकेशन के लिए कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ का डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। अभी कुछ रिकमेंडेशंस में हम आते हैं। अब बताओ यहाँ तक समझ आया क्या, क्लियर हो आप? कैसे लिखा जाता है, क्योंकि मैंने देखा
ANU स्टूडेंट्स एंड YVU स्टूडेंट्स को मैंने प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस का पूरा क्वेश्चंस लिखने के लिए बोला था, आप लोगों को भी बोला था, बट आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे हो? एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, मुझे अप टू कहाँ तक बताओ, 2 क्वेश्चंस हैं। राइट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, राइट अबाउट एजुकेशन सिस्टम बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये राउरकेला के ऑलमोस्ट ANU एंड YVU स्टूडेंट्स का हो गया है, ठीक है। कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स ने ओनली एक स्टूडेंट नहीं दिखाया है, बाकी स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया है। सो प्लीज़ ट्राई टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने सेंड किया है, आई सेंड दैट मेमोरी चार्ट को पढ़ सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आपको 8 पेज के अंदर 8 पेजेस, मतलब एक पेज का 2 साइड्स होते हैं ना, तो वैसे 4 पेज का बोथ साइड्स मिला के 8 पेजेस हुए। तो 8 पेजेस में मुझे क्या कंप्लीट करके दिखाओगे? एक क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाओगे, जो कि है बिफोर इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग फ्रॉम दी कहाँ से करना है? वैदिक पीरियड, ठीक है, एंशियंट पीरियड से स्टार्ट करना है। एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, उसके बाद बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, थोड़ा थोड़ा लिखना है। मैं हिंट दे रही हूँ, आप लिख के मुझे दिखाएंगे कितना बेस्ट आप लिख सकते हैं, मैं वहाँ से जान जाऊँगी, ठीक है। इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते फंस जाओगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने सपोर्ट किया हुआ है। मेमोरी चार्ट फिर से दे दूँगी, बट आप अपने अकॉर्डिंग आंसर बना के मुझे दिखाएंगे, ठीक है। वहाँ पे कहाँ तक पहुँच जाता है आपके? वो डिस्पैच, मैकले मिनट, ठीक है, चार्टर एक्ट, हंटर कमीशन, हार्टर कमेटी, सार्जेंट रिपोर्ट, यहाँ तक पूरा जाएगा। सार्जेंट रिपोर्ट तक बिफोर इंडिपेंडेंस एजुकेशन सिस्टम पूरा जाएगा। अब बोलोगे मैम हमने नहीं पढ़ा। अरे बाबा, मैंने मेमोरी चार्ट खुद पढ़ाया है आपको, ठीक है। मेमोरी चार्ट को याद करो। मेमोरी चार्ट क्या था याद है? मैंने 2 मेमोरी चार्ट दिया था, एंड वो दोनों को अगेन सेंड कर दूंगी, प्लीज़ चेक इट प्रॉपरली। एंड उसको मिला के आप क्या करोगे? 2 लॉन्ग क्वेश्चंस बनाना है, एक बिफोर इंडिपेंडेंस का, एक आफ्टर इंडिपेंडेंस का। आफ्टर इंडिपेंडेंस का यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, NP जितने भी पॉलिसीज़ आए हैं वहाँ तक लास्ट एंड करना है 2020 में, ठीक है। बहुत बार बोला है क्वेश्चन, इसको प्रिपेयर करो एंड मुझे लिख के दिखाओ। वो शॉर्टकट दिखाओगे, कैसे बनाओगे आप जानो, बट मेमोरी चार्ट मैं दे दूँगी, पढ़ाया हुआ है, उसको समझ के आप मुझे दोगे। हर एक पार्ट से इम्पॉर्टेंट चीज़ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 लाइन्स टू 15 लाइन्स आपको एक एक पॉलिसीज़ का या एक एक कमीशंस का लिखना है। जैसे उसका करिकुलम कैसा था, उसका टीचिंग मेथड्स कैसा था, उसमें कितने फंड्स का यूटिलाइजेशन हुआ, कब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ या कमीशन स्टार्ट हुआ, एंड इसके मेरिट डिमेरिट्स क्या है, इतने करके हर एक पार्ट में लिखना है, सो दैट आपका आंसर्स बने, ठीक है। ये टास्क है आपके लिए, 4 दिन का टाइम लो एंड बना के मुझे सेंड करना PDF करके, ठीक है। उस अकॉर्डिंग ही एक आइडिया दे रही हूँ रिकमेंडेशंस पार्ट से, जो कि सिर्फ मैंने वोकेशनल पोर्शन को ही लिया है। वो डिस्पैच देखो कब आया, मैंने कोई सेंटेंस मेकिंग ज़्यादा नहीं किया, आप चाहो तो EXAMR लगा के फिर कर सकते हो। सो ऐसा होता है ना, वो डिस्पैच 1854 को आया है, ठीक है, रिमेंबर करो। रिफॉर्म्ड एजुकेशन सिस्टम, ये किस लिए आया था ना, ये रिफॉर्म करने के लिए आया था एजुकेशन सिस्टम को। फिर क्या आया ना, इनकल्केशन होना चाहिए था, ठीक है, इनकल्केशन होगा तो इनकल्केटेशन, और हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन और इनकॉर्पोरेट ऑफ नॉन लिटरेरी एजुकेशन। नॉन लिटरेरी मतलब वोकेशनल एजुकेशन को नॉन लिटरेरी एजुकेशन बोलते हैं, जो कि लिटरेचर में कम रहेगा और स्किल और एक्सपीरियंस के थ्रू ज़्यादा सीखोगे। यूज़फुल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर मैं अपने जो भी एजुकेशन सिस्टम्स के थ्रू लोगों को स्किलफुल बना दूँ तो ऑब्वियस है ना, मेरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो डेवलप्ड हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो इसलिए ये यूज़फुल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ। ये आया था वो डिस्पैच के बारे में, ठीक है। इसके बाद आया हंटर कमीशन। सो हंटर कमीशन का 2 पार्ट है, एक है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन, बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए तैयार करो, और एक है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को रोजगारी बनाना है, उनको जॉब जैसे मिले उसके लिए तैयार करो, ठीक है। इतना बोला गया था हंटर कमीशंस में। हंटर के बाद आया हार्टॉग कमीशन, एंड हंटर कमीशन कब आया था बता दूं? 1882, ठीक है, 1882 में आया था। एंड आफ्टर दैट हार्टॉग कमीशन आया। सोच रहे होंगे ना कि बुक में तो नहीं है, मैडम कहाँ से करवाए? तो बुक में नहीं होता है, कुछ चीज़ें होते हैं ना, हमें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, टाइमलाइंस देखना पड़ता है एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में, इसलिए बार बार बोल रही हूँ मेमोरी चार्ट देखना। वो एक्स्ट्रा दिया गया है बुक के, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख के, ठीक है, उसे मैं सेंड करूँगी अगेन, तो उसको प्लीज़ चेक कर लो, ठीक है।
अभी देखो हार्टॉग कमीशन क्या होता है, 1929 में ये आया हुआ है। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम, इसका करिकुलम कैसा था ना, डाइवर्सिफिकेशन था। अगर एकेडमिक सेक्शन में कोई पढ़ना चाहता है तो उनके लिए करिकुलम अलग होगा, जो साइंस लेकर पढ़ना चाहता है उनके लिए अलग है, हायर सेकेंडरी के लिए अलग है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए अलग है, ऐसे करके अलग अलग करिकुलम बने थे। प्रोविजंस फॉर कॉमर्शियल, टेक्निकल, एग्रीकल्चरल एंड हाई स्कूल्स, देखो प्रोविजंस, रूल, नियम, लॉ किसके लिए बने थे, कॉमर्शियल, टेक्निकल, एग्रीकल्चरल एंड हायर स्कूल्स के लिए बने थे। ठीक है, हमने अटेंशन किसको ज़्यादा दिया, अटेंशन टू ऑल्टरनेटिव वोकेशनल एजुकेशन, हमने ऑल्टरनेटिव वोकेशनल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया। अब आ जाते हैं सार्जेंट रिपोर्ट में, जो सार्जेंट रिपोर्ट आया था 1944 में। ठीक है, एंड ये सारा आपका चल रहा है बिफोर इंडिपेंडेंस पीरियड, वोकेशनल एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस पीरियड, वहाँ पे क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे आपके वोकेशनल एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे सार्जेंट रिपोर्ट में बोला गया रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द हाई स्कूल्स, हाई स्कूल को रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि उसका नाम भी होना चाहिए, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हाई स्कूल्स एंड प्लानिंग फॉर बोथ एकेडमिक एंड टेक्निकल एजुकेशन, दोनों के लिए प्लान करना, टेक्निकल के लिए भी एंड एकेडमिक के लिए भी। पॉलीटेक्निक फॉर ट्रेनिंग टेक्नीशियंस, देखो पॉलीटेक्निक एजुकेशंस आ गए, किसके लिए, ट्रेनिंग टेक्नीशियंस बनाने हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स में जाके काम कर सके। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट पे जाके काम कर सके। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन, देखो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन जैसे इंडस्ट्रीज में आप काम कर सको उसके लिए जो भी ट्रेनिंग चाहिए उसके लिए तैयार करना, इन स्कूल्स का मेन प्रोविजंस था। प्रोविजन फॉर पैरामेडिकल एंड एग्रीकल्चरल स्कूल्स, दो टाइप के स्कूल्स और भी ओपन हुए, पैरामेडिकल स्कूल्स एंड एग्रीकल्चरल स्कूल्स, जो कि फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए और मेडिकल जो सिस्टम्स हैं पूरा उसको सपोर्ट करने के लिए बना था। तो ये सारे वोकेशनल में आ गए। ठीक है, मैंने बिफोर इंडिपेंडेंस का 4 कमीशंस के रिपोर्ट का रिकमेंडेशन दिया, वैसे ही आफ्टर इंडिपेंडेंस का भी 4 लूँगी, आप चाहो तो और भी है, याद नहीं रहेगा इसलिए मैंने 4 दिया हुआ है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आया, देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस का पीरियड है, बिकॉज 1947 के बाद आ रहा है, सो 1952 टू 53। एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन याद रखना, ये किसने चेयरमैनशिप इसका लिया था, दैट इज मुदालियर। ठीक है, मुदालियर ने लिया था एंड रिकमेंडेड बाय यूईसी, इसको रिकमेंड किसने किया, यूईसी ने। ठीक है, एंड देन आया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को यूईसी बोलता है, एंड इंक्रीज द टाइम पीरियड, इन्होंने क्या रिकमेंड किया ना, इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन बताओ, जो स्किल एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन है या वोकेशनल एजुकेशन पीरियड है। तो वोकेशनल एजुकेशन तो आपका हाई स्कूल्स में और सेकेंडरी स्कूल्स में ही हो सकता है, इसलिए उसके टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल, ऐसे स्कूल्स बनाने जो मल्टीपल वर्क्स के लिए यूज हो सके। अभी आया आईईसी, दैट इज द इंडियन एजुकेशन कमीशन, जिसको बोल सकते हैं कोठारी कमीशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोठारी कमीशन। एंड ये कौन से पीरियड में आया था, 1964 टू 66। मेक एजुकेशन फ्री, उस टाइम पे बना दिया गया एजुकेशन को कम्प्लीटली फ्री। एंड एजुकेशनल पैटर्न इज, उस टाइम का पैटर्न क्या था, 10+2+3 सिस्टम। ठीक है, 10+2+3 सिस्टम। यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दिया गया, देखो वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस और कहाँ पे पढ़े हो, दैट इज़ अ वर्धा स्कीम, और नाई तालीम के कंसेप्ट में पढ़ा था। नाई तालीम का कंसेप्ट महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन है और ये वर्धा स्कीम का ही एक पार्ट है। वर्धा स्कीम जब रूरल डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट हुआ तो उसको नाई तालीम बोला गया, एंड वहाँ पे एक पॉइंट है वर्क एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1937 में वो चीज़ हुआ था, एंड ये 1964 टू 66 है जहाँ पे सेम पॉइंट वर्क एक्सपीरियंस को सपोर्ट किया गया। वोकेशनलाइजेशन एट +2 लेवल, एंड आईसी के थ्रू वोकेशनलाइजेशन को +2 लेवल में रख दिया गया। अभी देखो एनपी 1986 एंड 1992, ये जो पॉइंट्स हैं ये ना सिस्टमैटिक होता है, वन आफ्टर अनदर। पहले प्राइमरी के लिए सोचोगे, प्राइमरी से और भी छोटा प्री प्राइमरी नर्सरीज के लिए सोचोगे, आंगनबाड़ी के लिए सोचोगे, उसके बाद आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी लेवल, इतना था। सो अभी ये सारा जितने भी चेंजेस आएंगे वो सिस्टमैटिक है, वेल प्लान्ड है, एंड अपलिफ्टमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम। ये क्यों है ना, एजुकेशन प्रोग्राम को ऊपर लेके जाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप्स, हमें ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं जो वर्क कर सके, वर्किंग ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, काम कर सके। इंक्रीमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, पता है 1995 में जब आप में से कुछ लोगों का बर्थ भी हुआ होगा 1995 में, तो उस पीरियड में वोकेशनल एजुकेशन कितना परसेंट था, ओनली 10% था, एंड इसको 2000 में
25% बना दिया गया एंड मे बी इन कमिंग टाइम 2030 तक 50 से 100% होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और एक कमेटी दे रही हूँ, 1990 में आया था रामामूर्ति कमेटी। तो रामामूर्ति कमेटी ने क्या बोला, रिमूव द डिफरेंस बिटवीन डाइकोटोमस एजुकेशन। देखो डिफरेंस, आप ना एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हो एंड टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हो, जैसे दोनों में डिफरेंस रहता है ना, वैसे ही जेंडर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन में भी बहुत भास्ट डिफरेंस रहता है। उसी को बोला गया डाइकोटोमस एजुकेशन। प्रोवाइड रेस्पेक्ट टू डिग्निटी ऑफ लेबर, अपने काम को जैसे आप रेस्पेक्ट करना चाहते हो, पसंद करते हो, वैसे ही आप लोगों के काम को भी रेस्पेक्ट करना, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। एंड वोकेशनल एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। मेरिट्स बोलो या कंक्लूजन, ठीक है चलेगा। सो एज ए टीचर वी कंक्लूडेड दैट, हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं ना, वोकेशनल एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्स, जेंडर, कास्ट, रेसेस, कोई जाति के बेसिस पे या फिर सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे अलग नहीं सोच सकता, अलग कर नहीं सकता। प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू एवरी टाइप ऑफ स्कूल, जितने भी टाइप ऑफ स्कूल है सबको प्रोवाइड करना फैसिलिटीज़, ठीक है। सो ये है वोकेशनल एजुकेशन। क्या हम क्लियर हैं? 2 लॉन्ग क्वेश्चन है आफ्टर वोकेशनलाइजेशन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, एक है ग्लोबलाइजेशन, एक है मॉडर्नाइजेशन। यू नो अबाउट दैट। ग्लोबलाइजेशन इट इज़ डिपेंड ऑन मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन अगेन डिपेंड ऑन अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगेन पीस के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्लस वोकेशनलाइजेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब ये जो टर्म्स आ रहे हैं ना, नेशनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, आपका अर्बनाइजेशन, ये सारा बोल सकते हो मिक्सअप होके एक ही लाइन पे ही आएंगे, सारे एक ही लाइन पे हैं, ठीक है। तो ये जो आंसर बन रहा है ना ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का, ये आंसर ऐसे बनाया गया है जो दोनों के लिए यूज़ हो। बाकी मैं हिंट देते जाऊंगी बीच बीच में कैसे करना है। अब बोलोगे मैम दोनों कंसेप्ट अलग है, यूट्यूब से हमने ये देखा है वो देखा है, वो पढ़ा रहे हैं अलग वे से, ठीक है। मैं अपने तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो, पढ़ना ज़्यादा ना पड़े, ठीक है। तो उस पर कोई आर्ग्यू ना करे, एंड मॉडिफाई करना है खुद के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, मैं और भी नोट्स दे दूँगी, ठीक। अभी देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसका इंट्रो देखो। द ग्लोबलाइजेशन, जब ना हमारे पास कंसेप्ट कम हो तो उसको बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है, तो थोड़ा बढ़ा के लिखना, क्योंकि ये आंसर नीड ही करता है, ऐसे टाइप आंसर है। जैसे हम लोग का आता था ना स्कूल टाइम पे भी, ग्लोबलाइजेशन लिखो, मॉडर्नाइजेशन लिखो, ऐसे आता था हमारा, तो उसको जैसे लिखते थे ना उस टाइप का ही लिखना है, बस यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट देंगे, ठीक। सो इंट्रोडक्शन में, द ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मेनी पीपल ऑन देयर डेवलपमेंट। एक ट्रिक दूँ फटाक से, ये ट्रिक है, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन लिखा गया है, अगर क्वेश्चन में मॉडर्नाइजेशन आता है तो इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन लिख दीजिएगा। समझ आया? ग्लोबलाइजेशन का वर्ड को छोड़ देना, उधर मॉडर्नाइजेशन चिपका देना, पूरा आंसर वही लिखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ वर्ड देखा ग्लोबलाइजेशन, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का वर्ड चलेगा, ठीक। अगर क्वेश्चन आया मॉडर्नाइजेशन के रिलेटेड, द ग्लोबलाइजेशन क्या है ना, ग्लोबलाइजेशन होता है ग्लोबलाइज्ड होना। हम बोलते हैं ना, मतलब पूरे वर्ल्ड में विश्व प्रसिद्ध होना, तो वैसे चीज़ हो गया। पूरे अपने नेशन को, राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों के सामने हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है, दर्शाना है, उसके साथ मिलजुल के काम करना है, आगे बढ़ना है, तो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब आप जानते हो चीज़ें प्रोड्यूस करना, एंड सर्विसेज फॉर मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए, एंड देयर डेवलपमेंट, एंड उनके डेवलपमेंट के लिए, तो इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की जगह पे आपको क्या लिखना बोला, बार बार बोल रही हूँ, मॉडर्नाइजेशन लिख देना, आंसर बन जाएगा। मॉडर्नाइजेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मेनी पीपल एंड देयर डेवलपमेंट। अब बोलोगे मैम मॉडर्नाइजेशन का मतलब तो इट इज़ डिपेंड ऑन सोशल चेंज, ऑब्वियस है। जब लोग बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में ध्यान देंगे, खुद को बदलने को ट्राई करेंगे, तो मॉडर्नाइजेशन एग्जैक्टली हो जाएगा, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन इज एक्चुअली ये पॉलिटिकल प्रोग्रेस, ये कैसा प्रोग्रेस है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस है, विच लिंक्ड मेनी कंट्रीज, ये बहुत सारे कंट्रीज को लिंक करता है एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, टू शेयर द प्रोडक्ट्स एंड डेवलप कनेक्शन बिटवीन ऑल द कंट्रीज टू मॉडर्नाइज देयर आइडियाज। तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा चीज़ है जो पॉलिटिकल प्रोग्रेस है, हम एक दूसरे के कंट्री के साथ करते हैं, वो भी लॉ एंड रेगुलेशंस के साथ करते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करता है ना, एक पॉइंट पे प्रोडक्शंस को लेके ज्वाइन करता है, बहुत सारे कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है, एंड उससे क्या होगा ना, हम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होंगे, हमारे बहुत सारे आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर होगा। वैसे ही कंट्रीज़ के अंदर जब शेयर होता है तो हम धीरे धीरे मॉडर्नाइज्ड होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है, मॉडर्नाइज होते हैं और चेंज होते हैं, हो गया।
अभी एक कंसेप्ट आएगा मीनिंग एंड कंसेप्ट, ठीक है, मीनिंग भी यही है, कंसेप्ट भी यही है। सो मॉडर्नाइजेशन जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये टर्म आया था 1990s में, याद रखना, जो क्वेश्चन में रहेगा उसके बेसिस पे लिखोगे, ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन आया तो मॉडर्नाइजेशन। तो ये दो जो टर्म है, ये जो नाम है, ये जो शब्द बोले गए, ये दोनों ही शब्द 1990s में आए थे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन स्लैश मॉडर्नाइजेशन दिया गया, आप एग्जाम के पेपर में स्लैश ना दे, कोई एक ही आएगा तो एक ही लिखे। तो ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन इज पॉसिबल थ्रू, किस लिए पॉसिबल होता है, सोशल मोबिलाइजेशन के द्वारा। अभी व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मोबिलाइजेशन? मोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट, ठीक है, मोबाइल थिंग्स, मूवमेंट, ठीक है। सेल फोन को मोबाइल बोलते हैं ना, बिकॉज वो मूव कर सकता है, ठीक है, हमारे साथ मूव कर सकता है, छोटा चीज़ होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो इसलिए मोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन? सोशल मोबिलाइजेशन की वजह से, समाज में जो परिवर्तन आया ना, परिवर्तनशील चीज़ें बोले जाते हैं, उसके वजह से ये पॉसिबल हुआ। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड सोशल चेंज। एक तरह का बोल सकते हो ना, हिंदी ट्रांसलेशन ही है कि ग्लोबलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन जो आप बोलते हो, या फिर सोशल चेंज जो बोलते हो उसी का, या मॉडर्नाइजेशन भी उसी का ही चेंज है। जैसे जैसे समाज परिवर्तन होता जाएगा, आपका हमें एडप्ट करना पड़ेगा इस एनवायरनमेंट के साथ, एंड धीरे 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 आप चेंज होते जाएंगे, ठीक है। विच मीन्स चेंज इन एंटायर ग्लोबल लैंड मास, ठीक है, पूरे पृथ्वी में आपके जो लैंड है, भूमि है, उसका अमाउंट चेंज होना, उसमें एडाप्टेशन, हर एक चीज़ में एडाप्टेशन, आपको रहने के लिए जगह मिलेगा, आप जॉब ढूंढ रहे हो जॉब मिलेगा आपको, आपके कपड़ों में चेंजेस मिलेंगे, खान पान में चेंजेस मिलेंगे, हर एक चीज़ में चेंजेस आएगा। तो ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट, टुडे द होल वर्ल्ड इज, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, रियलाइजिंग द इंडियन स्टेटमेंट, आप जानते हो वसुधैव कुटुंबकम, ये भी से होगा, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम आपको भी से स्टार्ट होता है, मतलब आपको पता ही है वसुधैव कुटुंबकम। तो आप कुटुंब, हर एक पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, कुटुंब बोलते हैं, और उसका जैसे आदर सत्कार करते हो ना, वही चीज़ हमेशा रहना चाहिए। ये हमारा जो वर्ल्ड है, हम लोग ना, पता है, ये इंडिया के सब सिटीज़न नहीं है, हम ग्लोबल सिटीज़न हैं, वी आर ग्लोबल सिटीज़न, एंड वी नॉट ओनली थिंक अबाउट आवर इंडिया बट ऑल्सो थिंक अबाउट आवर ग्लोबल और वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना है, पूरे वर्ल्ड के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ एक जगह पर रिप्रेजेंट करने से नहीं चलेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं इसको समझो, आज पूरा इंडिया रियलाइज़ कर रहा है वसुधैव कुटुंबकम, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं या स्टेटमेंट दिए गए हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। बाहर के बहुत लोग आते हैं इंडिया में घूमने, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, उनके कल्चर को पसंद करते हैं, और आप खुद ही जान चुके हो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग सनातन धर्म में चले आ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ उसी में आ रहे हैं, बहुत सारे कल्चर्स में आ रहे हैं, एंड जो कल्चर का जिसको पसंद आ रहा है वो मॉडिफाई करें, ठीक है। अभी द टर्म ग्लोबलाइजेशन, ये जो टर्म दिया गया ग्लोबलाइजेशन, ये टर्म किसने प्रोड्यूस किया देखो, नाउ वाज यूज्ड बाय एंथोनी गिडेंस, एंथोनी गिडेंस, ठीक है, जाइडेन बोल सकते हो, एंथोनी जाइडेन, बट जाइडेन का एक्चुअल स्पेलिंग अलग है, ये जिडेन बोलो गिडेन बोलो चलेगा, प्रोनाउंसिएशन आपको जानना है बस, एंथोनी जिडेन। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन, जहाँ पे एम शॉर्ट लिखा गया ना, वो मतलब ही होता है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है, इज ए कम्प्लेक्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल प्रोसेस। सोचो, ये कम्प्लेक्स चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ठीक है, जहाँ पे अर्थनीति, पॉलिटिकल जो भी आपका लॉ रूल रेगुलेशंस, एंड कल्चरल, कला संस्कृति, और सामाजिक जो भी प्रोसेसेस हैं एक साथ जुड़ गए हैं। ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ टाइम, पता है, मतलब ये ग्लोबलाइजेशन हो या मॉडर्नाइजेशन हो, ये दोनों ही प्रोसेस ऑफ टाइम है, और ये जो भी प्रोसेस ऑफ टाइम और प्रोसेस ऑफ डिस्टेंस है, बियॉन्ड दी नेशन के बाहर है, मतलब एक नेशन में ये सीमित नहीं रहता है, हर एक जगह पे ये मूव कर सकता है, ऐसा चीज़ है, सबको लेके चल रहा है। तो ये टाइम का ही मोहताज है, ये टाइम जैसे जैसे बदलते हैं उसके साथ बदल रहे हैं। नेक्स्ट, सो इट इज़ अराइजिंग ओनली विद मॉडर्नाइजेशन, आपको इट इज़ मतलब ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ सकता है पता है, मॉडर्नाइजेशन के साथ ही बढ़ सकता है। मॉडर्नाइज हम लोग हो रहे हैं, देखो पहले हम लोग ना एंशियंट पीरियड में, बहुत ही एंशियंट, जैसे सोच लो 4-5 बिलियन ईयर्स एगो चले जाओ, तब हमें मिल जाएंगे हमारे जो एंशियंट्स थे, हमारे जो एप्स थे, गोरिल्लास, चिंपांजीज थे, और
वो वहाँ से हम लोग जो डिसेंडेंट आउट होके आए हैं या फिर हम लोग हमारा उत्पत्ति हुआ है, तो ये चीज़ पता चलेगा। तो सोचो वो तो कपड़े नहीं पहनते थे, हम लोग पहनते हैं। उनको कोई चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं होता था, सिर्फ खाने पीने दे दो हो गया। तो वो भी शिकार करते थे, स्टोन एज में शिकार भी करते थे। तो ये पॉइंट्स आए। बट हम जिस पीरियड में है इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, हमें बहुत कुछ पता है, हम नॉलेजेबल बन रहे हैं, हम एजुकेशन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, हमें रेस्पेक्ट भी चाहिए अपने काम के लिए। तो ये चीज़ कैसे हुआ सोचो, मॉडर्नाइज्ड होते गए, वैसे ग्लोबलाइज्ड भी हो रहे हैं। सो मॉडर्नाइज मतलब ग्लोबलाइजेशन डिपेंड किसके ऊपर करता है ना, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। नेशनल बिल्डिंग और किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेशनल बिल्डिंग। ठीक है, नेशन बिल्डिंग कैसे होगा, ये पूरा राष्ट्र का विकास कैसे होगा, कैसे राष्ट्र बनेंगे। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्र के बीच अंडरस्टैंडिंग कैसा रहेगा, सहानुभूति और समझदारी। ठीक है, समझदारी, ईमानदारी नहीं है, समझदारी, एक दूसरे को समझना, वो इम्पॉर्टेंट है। थ्रू कैपिटल मतलब मनी रिलेटेड इश्यूज बहुत आते हैं, तो नेशन में और इंटरनेशनल ग्राउंड पे अपने नेशन के अंदर भी मनी रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेबर को एक्चुअल रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, प्रोडक्ट जो भी बन रहे हैं उसको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन को आगे लेना पड़ेगा। इसके थ्रू ही दोनों प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है। नेक्स्ट, देयर इज पोटेंशियल फॉर प्रोग्रेस थ्रू कंपटीशन, मतलब इसके लिए भी पोटेंशियल जो है वो किस लिए है, प्रोग्रेस थ्रू कंपटीशन के थ्रू आएगा, एफिशिएंसी के थ्रू आएगा, बेटर प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के थ्रू आएगा। ठीक है, जितना आप खुद ही जान रहे हो कि हमारे जो बर्थ हुआ था उस टाइम पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुआ था। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी एआई तक चला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक चला गया है। हम यहाँ बैठ के भी चाहे तो मतलब अर्थ के दूसरे कोने में क्या हो रहा है वो भी जान सकते हैं। तो ये पॉसिबल हो रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका भी डेवलपमेंट रैपिड है, जो कि ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एक डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू राघवन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राघवन, द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट और एडॉप्शन ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट्स ऑफ द control of state और nation is called globalization और modernization। देखो, डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, ये वर्ल्ड का जो अर्थनीति है उसको बढ़ाना, सोशल डेवलपमेंट समाज का विकास करना, और कल्चर को जोड़ना, इंटीग्रेट करना, उसके लिए एडॉप्शन करना मतलब एक्सेप्ट कर लेना। ये जो लिमिट तक एक कंट्री और नेशन एक्सेप्ट कर सकता है और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन डजंट मीन चेंज इन टू वेस्टर्न कल्चर में चेंज हो जाना, या फिर वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर लेना, या कपड़ों में चेंजेस कर देना, ये नहीं है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन होता है चेंजेस इन थिंकिंग, चेंजेस इन स्किल्स, चेंजेस इन सोशल चेंज और चेंजेस इन इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज़। तो ये सब में चेंजेस होने से ऑब्वियस है हम नेशनल से क्या इंटरनेशनल ग्राउंड में भी टॉप करेंगे। तो वो पॉइंट आता है ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिकमेंडेशंस। देखो यहाँ पे कॉमन पार्ट बोला था, तो यहाँ पे ना एक लाइन थोड़ा ऐड करना बस इस पॉइंट पे, क्या है, टू, ठीक है, टू एनहांसमेंट और टू एनहांस ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन one path is important or needed, this path is vocationalization। हमें अगर ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन चाहिए और उसकी बढ़ोतरी करनी ही है तो हमें एक रास्ता चाहिए, और वो रास्ता है वोकेशनलाइजेशन का। इतना लिख के, वोकेशनलाइजेशन में जितने भी रिकमेंडेशंस हैं, सो वी हैव टू फॉलो सम रिकमेंडेशंस ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन बुक एंड दीज आर गिवन बिलो। ऐसे करके लिखना है, उसके बाद रिकमेंडेशंस डालने हैं। सो वीडियो में तो ये रहेगा, कल सुनना इस लाइन को एंड फिर से ऐड कर लेना। एंड जो लोग सुन चुके हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 लाइन ऐड कर दो कि टू एनहांस और टू प्रोग्रेस ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन वन पाथ इज नीडेड, एक रास्ता जरूरी है या जरूर चाहिए, एंड दैट वे इज वोकेशनलाइजेशन, वो रास्ता है वोकेशनलाइजेशन का। एंड सो दैट वी हैव टू फॉलो, इसलिए हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। कौन से बुक का, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, एंड दीज आर गिवन बिलो, वो सब नीचे दिए गए हैं। ऐसा अगर लिख दोगे ना, एग्जामिनर बहुत हैप्पी हो जाएगा, मैं सही बोल रही हूँ। ठीक है, एंड वुड डिस्पैच से लेके जितना पॉइंट वहाँ पे लिखा था ना, वो सबको फिर से यहाँ पे रामामूर्ति कमेटी तक पूरा लिख देना है। ठीक है, अभी यहाँ से आपको फिर से स्टार्ट करना है ये पॉइंट्स। ठीक है, डीमेरिट्स तक का लास्ट का 2 पेज है। देखो,
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग बैकवर्ड थिंकिंग, मतलब हमने क्या क्या लास्ट पॉइंट में आके इतने रिकमेंडेशंस को फॉलो किया, इतना कंसेप्ट लिखा, ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन का रीजंस जाना, तो अब समझो कि क्या चीज़ चेंज करना है। तो हमारा जो बैकवर्ड थिंकिंग है ना, पुराने ख्यालात के, हम पुराना सोच रखते हैं, पुराना सोच रखो, बस उसको मॉडिफाई कर दो। जैसे होता है ना, कभी अगर रोटी रात का बच गया है तो उसको हम तेल से सेक लेते हैं, तेल में डाल के या घी में डुबो के, या फिर टुकड़ों में बांट के उसका कुछ हलवा या कुछ भी बना देते हैं। वैसे ही चीज़ है, आपका थिंकिंग अगर पुराना हो गया है, उस थिंकिंग को पूरा छोड़ मत दो, उसको एग्जिट नहीं करना है, उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। बैकवर्ड थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, ठीक है। जैसे सोसाइटी फॉरवर्ड चले, सोसाइटी आगे देख सके, ठीक है। सो सोसाइटी टुवर्ड्स फॉरवर्ड लुकिंग वन, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें बोल रही हूँ। मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स ए नेशन टू एस्टैब्लिश इट्स ओन आइडेंटिटी। मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नेशन को हेल्प करता है कि वो अपना जैसे आइडेंटिटी है, परिचय खुद बनाए, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो टॉपिक में रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको टर्म चेंज करना है, एक को काट देना है, एक लिखना है, बस याद रखना। हेल्प्स ए नेशन टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। देखो ये हेल्प क्या करता है नेशन को कि लोगों का जो इच्छा है, नीड है, वो फुलफिल हो, उस तक पहुंच सके। द यूज ऑफ न्यू डिस्कवरीज एंड टेक्नोलॉजीज इज रैपिड इन मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन में जो डिस्कवरीज अभी नए नए हो रहे हैं ना टेक्नोलॉजी के, या जो नए चीज़ें बन रहे हैं, न्यू थिंग्स बन रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका यूज़ मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट, ए चेंज इन द आउटलुक ऑफ द पीपल इज ब्रॉट बाय मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब बोलते हो ना, देखने का नज़रिया बदल जाना, कंप्लीट सिस्टम चेंज हो गया, तुम तो ऐसा था बट अभी 10 साल के बाद पूरा ही बदल गया। ये जो बदलाव तुम में आया है, ये बदलाव आपको नेशंस के लिए लाना है, ठीक है। ये पॉसिबल है ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एनरिचेस द फिजिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। देखो आपके जो फिजिकल है एंड इकोनॉमिक जो लाइफ है, शारीरिक और अर्थनीतिक जो विकास है लोगों का, उसमें पूरा परिवर्तन लेके आ रहा है, क्या चेंजेस लेके आ रहा है मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स में चले जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, मेरिट्स भी सेम ही होगा, ठीक है, याद रखना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। आप चाहो तो 2 पॉइंट्स करके 2 बार रिपीट भी कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ पॉइंट्स को सिंगल लाइन में छोड़ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखो, या मेरिट्स क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू आइडियाज़। जब भी आप कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हो तो न्यू आइडियाज़ को ग्रहण करना सीखो, ठीक है। क्यूरियोसिटी फॉर एक्वायरिंग न्यू नॉलेज। आपके माइंड में ये रहना चाहिए हमेशा, आप कुछ नया सीखना चाहते हो, नया सीखना है, क्यूरियोसिटी उसमें रहनी चाहिए, ठीक है। एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट रेदर दैन ऑन द पास्ट। देखो प्रेजेंट पे सोचो, पास्ट जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद ना रखो, उसे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो। एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स। सो टेक्निक्स नया होगा, मेथड्स भी नए होंगे। फेथ इन इक्वल जस्टिस, सबके लिए इक्वल जस्टिस रहेगा, लॉ के अकॉर्डिंग सबके लिए इक्वली सोचा जाएगा, सबके लिए इक्वल चीज़ें रहेंगी। प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड बिकमिंग मॉडर्न। जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, मतलब करके सीख रहे हो, एंड रियलिस्टिक चीज़ों से ही सीख रहे हो, ये बेस्ट आइडियाज़ है मॉडर्निज्म के लिए और मॉडर्न बनने के लिए। इंक्रीज स्पेशलाइजेशन इन वर्क। काम में स्पेशलाइज्ड बनो, एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल मोबिलिटी, आपका समाज जो चल रहा है, गतिशील है, उसके साथ आगे बढ़ो। न्यू वर्क वैल्यूज़, जो नए काम सीख रहे हो उसको वैल्यूज़ देना सीखो। मोबिलाइजेशन, मूव कर रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो, कभी पीछे मत जाओ, आगे की तरफ ही ऑलवेज बढ़ो, ठीक है। इम्पर्सनल सोशल इंटरेक्शन, कभी ना सिर्फ अपने लिए मत सोचना, आपसे अगर 10 लोगों का बेनिफिट हो रहा है तो उनके लिए भी सोचो जो सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वैसा ही इंटरेक्ट करना, उनसे वैसा ही वार्तालाप करो, वैसे ही परिचय रखो। इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ, सोशल लाइफ का जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको इंक्रीज करना, सामाजिक जीवन शैली को परिवर्तन करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाएं चाहिए उसको बढ़ाना। मास एजुकेशन थ्रू मास कम्युनिकेशन, ये पॉसिबल कैसे होगा? जैसे आप एजुकेट हो गए मास एजुकेशन के थ्रू, वैसे आप चाहो तो और 100 लोगों को पढ़ा सकते हो ना, बता सकते हो ना पॉइंट्स, तो उससे मास कम्युनिकेशन के थ्रू ही मास एजुकेशन पॉसिबल होगा। शेयरिंग ऑफ, क्या शेयरिंग करना है? सिविक, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स एंड रिसोर्सेज, जो भी आपके राइट्स हैं, अधिकार हैं, और जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना, किसके नाते? जो भी सिविक्स और पॉलिटिकल और सोशल राइट्स हैं उसके नाते। एटीट्यूड्स ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड प्रेडिक्टिंग इवेंट्स, processes and phenomena on the basis of scientific and technological knowledge,
एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे पॉइंट खत्म कर देना। तो ये पॉइंट्स क्या है बताओ? ये जो बताया गया एटीट्यूड्स ऑफ एक्सप्लेनिंग, किसी को एक्सप्लेन करना, और प्रेडिक्टिंग, आगे का सोचना कि ऐसा हो सकता है, तो वो इवेंट्स जो प्रोसेसेस चल रहे उसके नाते आप जान सकोगे कि आगे क्या हो सकता है, उसके लिए हम कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करें या कौन सा साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ करें। डीमेरिट्स में देखना क्या है, लैक ऑफ ड्यूटी, जो आपका काम है ना, अगर वो काम को आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको लगेगा आपके लिए कोई काम ही नहीं है, ड्यूटी ही नहीं है, तो आप कौन सा रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। नेक्स्ट क्या है, कम्युनलिज्म। बहुत ज़्यादा ना आजकल क्या हो जाता है, भेदभाव कैसे होते हैं, वो लोग कम्युनिटीज़ बेस्ड होता है, वो चीज़ को हटाना पड़ेगा। नैरो मीनिंग ऑफ रिलीजन, धर्म के विषय में बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं क्रिश्चियन हूँ मैं ये नहीं करूँगा, मैं हिंदू हूँ मैं उस धर्म में नहीं जाऊँगा, मैं मुस्लिम हूँ ये नहीं करूँगा, तो वो सब हटाओ, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो वो जो नैरो मीनिंग है, नैरो माइंडेडनेस है, उसको हटाना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा अच्छे अच्छे चीज़ों को, जैसे कि हमारा पूरा नेशन एक है, यूनिटी पे चल रहा है उसके लिए, ठीक है। इग्नोरेंस, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, दूसरे पॉइंट पे चले जाते हैं, अगर अच्छा काम इसमें नहीं हो उसमें चले जाते हैं, तो उससे इग्नोर मत करो, उसमें क्या होता है ना, लैकिंग, कमियाँ रह जाती हैं। पॉवर्टी, गरीबी तो एक मेन चीज़ है। सोशल एंड कल्चरल लैग, अब पता है लैग क्या होता है, बहुत ही धीमा गति है, जहाँ पे प्रोग्रेस बहुत ही ज़ीरो होता है। समाज और कला में हम लोग धीमा चल रहे हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। नैरो एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी आपके लिए बहुत ही छोटा संकीर्ण एटीट्यूड्स रख रहे हैं, व्यवहार रख रहे हैं, ये नेगेटिव है। लास्ट, गैप बिटवीन आइडियल्स एंड रियलिटी हिंडरेंस। देखो जो आदर्शवादी चीज़ें होती हैं ना, जिसको आप आदर्श मानते हो वो कुछ और ही होता है, और जो आप कर सकते हो जो रियलिटी है वो कुछ और होता है। सो जैसे होता है ना, हाथी के दिखाने वाले दांत अलग होते हैं और खाने वाले दांत अलग होते हैं, वैसे ही चीज़ है। आप जिसको आदर्श मान रहे हो और जिसको आप रियलिटी में देख रहे हो, ये दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा ही गैप जब हो जाता है ना, तो दो डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, दो डिफरेंट वेज और रास्ते आ जाते हैं, जिसके वजह से ग्लोबलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन में कमियां आ सकती है और वो रुक जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए, लिखना आएगा। आई होप समझा हो आपने, समझ लिया हो, और ऐसे ही लिखना है, याद रखना है, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है क्वेश्चन में आया है तो पूरा वर्ड ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, अगर मॉडर्नाइजेशन है तो मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। ये आंसर दोनों के लिए हो जाएगा, बाकी कॉमन पोर्शन को बीच में ऐड करना है कैरेक्टरिस्टिक्स मेरिट डिमेरिट से पहले, इतना है।